हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश सर, प्रवक्ता बंशीधर डिग्री कॉलेज पुरई जालौन। विषय बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। मेरा आज का टॉपिक बुद्धि, इंटेलिजेंस। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का अर्थ। हम अधिकांशतः घर, परिवार, मोहल्ले, स्कूल में सुनते हैं बुद्धि बुद्धि बुद्धि। अरे, अमुक व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, अमुक व्यक्ति बड़ा बुद्धू है, अमुक व्यक्ति कम बुद्धिमान है। लेकिन ये निश्चित नहीं पता चलता कि बुद्धि क्या है। बुद्धि एक ऐसा पृष्ठ है जो प्राचीन काल से मतभेदपूर्ण चला आ रहा है। बुद्धि के बारे में भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए। बुद्धि की जो प्रकृति होती है वो अमूर्त होती है। बुद्धि का ना कोई निश्चित रंग है, ना कोई निश्चित रूप है, ना कोई आकार है, ना कोई प्रकार है। बस यह एक व्यक्ति का आंतरिक गुण है, यह आंतरिक विशेषता है। हर मनोवैज्ञानिक इसको अपने हिसाब से डिफाइन करता है। बुद्धि के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे श्रेष्ठ, योग, होशियार, उत्तम, धूर्त, चालाक, मूर्ख आदि। लेकिन वास्तविक में बुद्धि क्या है, इसका पता नहीं चलता। अब चलिए हम इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी कुछ परिभाषाओं पर विचार करते हैं। तो बुद्धि को परिभाषित करते हुए बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। इन विचारों को हमने 4 वर्गों में बांटा है। पहला, बुद्धि समायोजन करने की योग्यता के रूप में। इस वर्ग में स्टर्न, बर्ट, मैकडूगल, क्रूज, पिंटनर, वेल्स आदि मनोवैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने बताया है कि बुद्धि और कुछ नहीं, बस परिस्थितियों और वातावरण के साथ अनुकूलन करने की, समायोजन करने की योग्यता है। दूसरा ग्रुप, बुद्धि सीखने की योग्यता के रूप में। इस ग्रुप में वंकिंघम, स्काउट, डियरबॉल्ड, हैबर, फ्रीमैन, बुड्रो आदि मनोवैज्ञानिक आते हैं। इन्होंने बुद्धि को सीखने की योग्यता के रूप में स्वीकार किया है। अब हम बात करें तीसरे ग्रुप की, तो बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के रूप में। इस ग्रुप में बिने, टर्मन, स्पीयरमैन, फ्रीमैन आदि मनोवैज्ञानिक आते हैं। इन लोगों ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के रूप में स्वीकार किया है। इनका कहने का मतलब है, जो व्यक्ति जितना अमूर्त चिंतन करता है वह उतना ही योग होता है। हम करें चौथे ग्रुप की, तो बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता के रूप में। इस ग्रुप के समर्थक हैं रेक्स नाइट, गैरेट, रेवर्न आदि। इन्होंने बुद्धि को समस्या समाधान करने की योग्यता के रूप में स्वीकार किया है। जबकि हम बुद्धि को अपने हिसाब से बताएं, या मान लीजिए डी वेसलर नाम के मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने बहुत सी परिभाषाओं का अध्ययन किया और फिर बताया कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन करने तथा समस्याओं को समाधान करने की योग्यता है। तो यहाँ से बुद्धि की परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब हम बात करते हैं बुद्धि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो बुद्धि की कुछ मुख्य विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। जैसे पहली विशेषता लें तो बुद्धि की प्रकृति अमूर्त होती है, अर्थात इसका ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकृति है, ना आकार है, ना प्रकार है। दूसरा, बुद्धि
मानसिक योग्यता है, अतः इसमें व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बुद्धि व्यक्ति की समस्या समाधान करने में सहायता करती है। नेक्स्ट, बुद्धि व्यक्ति के विभिन्न कार्यों को करने में सहायक है। नेक्स्ट, बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, अर्थात जो व्यक्ति जितना अधिक अमूर्त चिंतन करेगा वह उतना अधिक बुद्धिमान होगा। नेक्स्ट, बुद्धि अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है। नेक्स्ट, बुद्धि समायोजन करने की योग्यता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसकी विशेषता को बताते हैं। अब हम चर्चा करते हैं बुद्धि के प्रकार। तो E.L. थॉर्नडाइक महोदय ने बुद्धि की परिभाषाओं को पढ़ा, उसके अर्थ को पढ़ा और उनके कॉन्सेप्ट का अध्ययन किया और 1930 में बुद्धि के 3 प्रकार बताए। पहला अमूर्त बुद्धि, दूसरा मूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। अब ये क्या होती है, चलो इनको हम समझ लेते हैं। तो पहले लेते हैं हम अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि से अभिप्राय है तार्किक चिंतन करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता, परिकल्पना निर्माण करने की योग्यता, शाब्दिक एवं गणितीय समस्याओं को सॉल्व करने की योग्यता। क्योंकि अमूर्त बुद्धि जो होती है उच्च स्तर का स्तर है। इस प्रकार की बुद्धि से युक्त व्यक्ति वैज्ञानिक, महान दार्शनिक, लेखक, कवि तथा कलाकार होते हैं। अब हम चर्चा करें मूर्त बुद्धि की, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। तो मूर्त बुद्धि को हम स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि स्थूल वस्तुओं को समझने तथा उन्हें भिन्न भिन्न तरह से प्रयोग करने की योग्यता के अंतर्गत आती है। अर्थात इस बुद्धि के द्वारा हम किसी वस्तु को, पदार्थों को किस तरह से यूज कर सकते हैं। यह बुद्धि वास्तविक परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करने में काम आती है। इस बुद्धि से युक्त व्यक्ति वैज्ञानिक, इंजीनियर, फोरमैन, व्यापारी, कारीगर आदि होते हैं। अब हम बात करें सामाजिक बुद्धि की। तो सामाजिक बुद्धि से अभिप्राय है व्यक्ति को समझने तथा उसके साथ व्यवहार करने की योग्यता से। इस प्रकार के व्यक्ति या इस बुद्धि से युक्त व्यक्ति समाज में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, बहुत जल्दी अपने अच्छे संबंध बना लेते हैं, अपनी वाणी से, बोलचाल से दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं, अपना काम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, जैसे नेता, अभिनेता, सेल्समैन आदि। अब हम बात करें बुद्धि का मापन। तो बुद्धि का मापन हम 3 प्रकार से करते हैं। मानसिक आयु, बुद्धि लब्धि, विचलन आयु। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं मानसिक आयु की। तो बुद्धि मापन की इकाई के रूप में मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम विनय ने दिया, एल्फ्रेड विनय ने दिया। उन्होंने व्यक्ति के या बालक के बौद्धिक स्तर को मापने के लिए एक बुद्धि परीक्षण बनाया। सन 1905 में एक बुद्धि परीक्षण बनाया। यह बुद्धि परीक्षण मानसिक आयु ही मापता था। तभी उन्होंने बुद्धि की परिभाषा को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मानसिक आयु किसी व्यक्ति की वह अभिव्यक्ति है जो उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के मानसिक कार्यों से ज्ञात की जा सकती है। अर्थात मानसिक आयु किसी व्यक्ति की वह अभिव्यक्ति है जो उसके द्वारा किए जा सकने वाले मानसिक कार्यों से ज्ञात की जा सकती है। अब मैं इसको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई कक्षा 10 का स्टूडेंट है।
अगर वो कक्षा 10 में पढ़ रहा है तो उसकी कक्षा 10 के हिसाब की है। अगर वह कक्षा 10 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करता है तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? औसत या समान होगी। और अगर वही कक्षा 10 का स्टूडेंट कक्षा 11 या 12 की समस्याएं सॉल्व करता है तो वह क्या होगा? उच्च बुद्धि का होगा, उसका मानसिक आयु उच्च होगी। और यदि वो कक्षा 10 का स्टूडेंट है और कक्षा 7-8 की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा तो उसकी मानसिक आयु निम्न होगी। अब हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि की। तो बुद्धि लब्धि अभी हमने पढ़ा मानसिक आयु। विनय ने बालकों के बौद्धिक स्तर को जांचने के लिए 1905 में एक बुद्धि परीक्षण बनाया। उसमें हम क्या करते थे? स्टार्टिंग में मानसिक आयु मापते थे, लेकिन क्या बहुत से मनोवैज्ञानिक इससे संतुष्ट नहीं हुए। जब इससे संतुष्ट नहीं हुए तो इस समस्या को दूर करने के लिए विलियम स्टर्न महोदय ने 1912 में बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया और उन्होंने बताया IQ इज इक्वल, आई मतलब इंटेलिजेंस, Q से क्वाइटेंट, IQ इज इक्वल MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, अर्थात IQ इज इक्वल MA अपॉन CA। ये सूत्र प्रस्तुत किया। इस सूत्र की सबसे बड़ी कमी थी कि ये जब मान निकालता था तो इसका मान दशमलव में आता था, पूर्णांक में नहीं आता था। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए कि जो भी मान आए पूर्णांक में आए, तो इसको दूर करने के लिए सन 1916 में टर्मन महोदय ने इसी सूत्र को संशोधित करके प्रस्तुत किया। इन्होंने किया IQ इज इक्वल MA अपॉन CA इंटू 100, अर्थात बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटी शारीरिक आयु गुणित 100। इस सूत्र से जो भी बुद्धि लब्धि निकलती थी पूर्णांक में निकलती थी। और बुद्धि लब्धि को परिभाषित करते हुए कोल और ब्रुस ने लिखा है कि बुद्धि लब्धि ये बताती है कि व्यक्ति का, बालक का मानसिक विकास किस गति से हो रहा है। अब हम बात करें विचलन आयु। तो विचलन आयु जो है हमारे बीटीसी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं मैं कि विचलन आयु का प्रत्यय डी वेसलर महोदय ने दिया 1960 के बाद। इस के अकॉर्डिंग हम जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें हम एसडी और मीन का यूज करते हैं, क्योंकि इसके मान जो होते हैं स्टैंडर्ड में आते हैं। अतः विचलन आयु को निकालने के लिए हमें सांख्यिकी गणना करनी पड़ती है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण यानी कि बुद्धि लब्धि तालिका सन 1916 में टर्मन महोदय ने प्रस्तुत की और उन्होंने व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि और उसके स्तर के बारे में बताया। तो हमने इसके दो पार्ट किए, एक में लिखा बुद्धि लब्धि का स्तर, दूसरा श्रेणी एवं निहितार्थ। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे छात्र जिनकी IQ 140 से अधिक होती है उन्हें हम प्रतिभाशाली या जीनियस कहते हैं। और ऐसे स्टूडेंट या व्यक्ति जिनकी IQ 120 से 140 होती है उन्हें हम प्रखर बुद्धि वाला या वेरी सुपीरियर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से 120 होती है उन्हें हम औसत से अधिक कहते हैं, यानी सुपीरियर। ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है उन्हें हम औसत या समान, एवरेज स्टूडेंट कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि लब्धि 75 से 90 होती है उन्हें सीमा पर या अल्प बुद्धि यानी कि हम बोलते हैं डल। ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि लब्धि
50 से 75 होती है उन्हें हम बोलते हैं मूर्ख, मोरन। ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 होती है उन्हें हम कहते हैं मूढ़। और ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से कम होती है उन्हें कहते हैं हम जड़ बुद्धि अर्थात इडियट। तो ये बुद्धि लब्धि वर्गीकरण तालिका है जिसमें हमने आपको बताया। अब हम चर्चा करते हैं बुद्धि परीक्षण। किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है, उसका मानसिक बौद्धिक स्तर कितना है, इसको जानने के लिए हम लोग बुद्धि परीक्षण करते हैं। तो बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, दूसरे सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का शुरुआत विनय ने की थी। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में हम व्यक्ति की मानसिक आयु या बुद्धि लब्धि को मापते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक बार में केवल एक स्टूडेंट या एक व्यक्ति का बुद्धि का मापन होता है। इस प्रकार के परीक्षण विश्वसनीय वैध होते हैं क्योंकि इनमें नकल की संभावना नहीं होती है। इस प्रकार के व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में एक कुशल, अनुभवी, दक्ष, प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें सामूहिक बुद्धि परीक्षण की। तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में हुई थी। इस प्रकार की बुद्धि परीक्षण में एक बार में पूरे समूह का परीक्षण करते हैं। इस कारण इसमें नकल की संभावना रहती है। बच्चे बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे का देख सकते हैं। इसी कारण इसकी विश्वसनीयता, वैधता कम होती है। और इस परीक्षण में समय कम खर्च होता है, मेहनत कम होती है, धन कम खर्च होता है। अब हम बात करें कि व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दो प्रकार का होता है, एक तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसी प्रकार से सामूहिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार से होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो अब हम बात करेंगे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से मतलब है जब हम किसी समस्या को, किसी प्रश्न को शब्दों, वाक्यों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो छात्र भी उसका उत्तर शब्दों या वाक्यों के माध्यम से देते हैं। तो इसे हम बोलते हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, जब हम किसी समस्या को, किसी प्रश्न को स्थूल वस्तुओं के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो छात्र भी उसका उत्तर स्थूल वस्तुओं या चित्रों के माध्यम से देते हैं। तो इस प्रकार के परीक्षण को अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी उदाहरणों में। तो अगर हम बात करें व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, इसके अंतर्गत विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय स्केल, वेस्लर वेलेउज टेस्ट आदि आते हैं। जबकि व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत भूल भुलैया परीक्षण, भाटिया क्रियात्मक परीक्षण, आकार फलक परीक्षण आदि आते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एग्जाम्पल लें तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, टर्मन मानसिक योग्यता परीक्षण, सोहनलाल बुद्धि परीक्षण, ये आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। जबकि सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है।
तो अब हम चर्चा करेंगे बुद्धि के सिद्धांत पर। बुद्धि के सिद्धांत, ये टॉपिक आपकी बीटीसी सिलेबस में नहीं है और ना ही आपकी टॉपिक में सिलेबस में विचलन बुद्धि था, लेकिन फिर भी जब हमने इतना पढ़ा है बुद्धि के बारे में तो इसको भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि का शक्ति सिद्धांत, इसको यूनानी दार्शनिक रीड गोलमैन ने प्रस्तुत किया था। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, इसको मुख्य रूप से प्रतिपादित किया था जॉनसन ने, लेकिन अधिकतर बुकों में बिने टर्मन और स्टर्न का नाम आता है। नेक्स्ट, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, इसको सन 1904 में स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, इसको थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, इसको सन 1937 में थ्रस्टन ने प्रस्तुत किया। बुद्धि का त्रियात्मक सिद्धांत, इसको 1956 में गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, 1960 में फिलिप वर्नर ने इसको प्रतिपादित किया। बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत, सन 1963 में आरवी कैटल ने प्रस्तुत किया। बुद्धि का त्रिघटक सिद्धांत स्टेनबर्ग 1948 में प्रस्तुत किया। बुद्धि का बहुसमूह सिद्धांत एडवर्ड गार्डन ने प्रस्तुत किया। और लास्ट, बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत G.H. थॉमसन ने प्रस्तुत किया। तो बुद्धि से रिलेटेड एक एक पॉइंट हमने अध्ययन किए। जय हिंद।